नमस्कार। जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। देश का विकास आखिर हो तो कैसे हो? क्या बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएं या फिर खेती किसानी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? देखिए, हर फैसले के पीछे ना एक राजनीतिक सोच और एक टकराव था। तो चलिए आज इसी नियोजित विकास की राजनीति की परतों को खोलते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इस टकराव को समझने के लिए चलिए एक असली कहानी पर नजर डालते हैं। ये मामला है ओडिशा का, जहां एक बड़ा स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव आया। अब सरकार का तो मकसद साफ था, राज्य में निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां ये प्लांट लगना था, वहां रहने वाले आदिवासी समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। तो यहाँ पे ना कई अलग अलग ग्रुप्स के हित आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे आदिवासी, जिन्हें डर था कि उनके घर, उनकी जमीन, उनकी पूरी जिंदगी ही छिन जाएगी। दूसरी तरफ थे पर्यावरणविद, जिन्हें पॉल्यूशन की चिंता सता रही थी। और फिर थी सरकार, जिसके लिए ये निवेश बहुत जरूरी था। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि विकास शब्द का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, है ना? और यहीं से जन्म होता है सबसे बड़े सवाल का। आखिर ये तय कौन करेगा कि विकास की जरूरतें क्या हैं और कैसी हैं? क्या ये फैसला कुछ एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए, या सरकार को, या फिर उन लोगों को जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है? देखिए, ये कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक खालिस राजनीतिक सवाल है। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, आजादी के उस दौर में जब भारत को अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक रास्ता चुनना था। उस समय दुनिया, आप कह सकते हैं, दो बड़े खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका का पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट मॉडल, जो कहता था कि सब कुछ बाजार पर छोड़ दो। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का समाजवादी यानी सोशलिस्ट मॉडल, जिसका मानना था कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अब भारत के नेताओं के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे कौन सा रास्ता अपना। लेकिन एक बात पर हमारे नेता बिल्कुल साफ थे, और ये आज़ादी के आंदोलन के समय ही तय हो गया था। वो ये कि भारत की सरकार सिर्फ अमीरों या व्यापारियों के लिए काम नहीं करेगी। देश से गरीबी मिटाना और सबको बराबरी का हक दिलाना, ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्राइवेट कंपनियों की नहीं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? 1944 में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की, जिसमें सरकार लीड करे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बड़े उद्योगों में जो भारी भरकम पैसा लगता है, वो उनके पास नहीं है। इसके लिए सरकार का साथ जरूरी था। मतलब सरकार के नेतृत्व में विकास हो, इस बात पर लगभग सब सहमत थे। तो बस इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मार्च 1950 में बनाया गया योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। इसका सीधा सा काम था देश के विकास के लिए 5-5 साल के प्लान तैयार करना, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया, और प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखिए, प्लान बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, उतना था नहीं। प्लान तो बन गया, पर अब असली बहस छिड़ी कि देश के सीमित संसाधनों को लगाया कहाँ जाए, प्राथमिकता किसे दी जाए, खेती को या फिर बड़े बड़े कारखानों को। और ये जो बहस है ना, ये हमें पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में एकदम साफ साफ दिखाई देती है। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज। इसमें खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। वहीं दूसरी योजना ने गियर बदला और तेजी से औद्योगिक बदलाव लाने पर फोकस किया। पहली योजना में पूरा ध्यान कृषि पर था। इसे बनाने में एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज का बड़ा हाथ था, और ये जरूरी भी था क्योंकि देश अभी अभी बंटवारे की मार झेलकर खड़ा हुआ था। इसलिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध और सिंचाई की योजनाओं पर खूब पैसा लगाया गया। लेकिन जैसे ही दूसरी योजना आई, पूरी की पूरी रणनीति ही बदल गई। इसके आर्किटेक्ट्स थे पी.सी. महालेनोबिस, और उनका जोर था भारी उद्योगों पर यानी हैवी इंडस्ट्रीज पर। सरकार ने तय किया कि देसी उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, और बिजली, रेलवे, स्टील जैसे बड़े उद्योग सरकार खुद लगाएगी। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये तस्वीरें और नंबर्स पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बजट का झुकाव पहली योजना में कृषि की तरफ था, और दूसरी योजना आते आते ये पूरी तरह उद्योग की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो उद्योग पे इतना जोर दिया गया, क्या ये रणनीति काम कर गई? चलिए अब जरा इसका एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कमियां थीं। देखिए, इस मॉडल के साथ कई दिक्कतें भी थी। पहली बात, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें विदेशों से महंगी टेक्नोलॉजी खरीदने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था।
दूसरी तरफ खेती पर ध्यान कम होने से देश में खाने की कमी का खतरा मंडराने लगा। और कई आलोचकों का तो ये भी कहना था कि इन नीतियों से सिर्फ शहरों का भला हो रहा है और गांव पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या विकास का सिर्फ यही एक रास्ता था? नहीं। इसी दौरान देश के कोने में, केरल में, एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। इसे कहते हैं केरल मॉडल। यहाँ योजना दिल्ली में बैठकर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बनाई गई, और इनका जोर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने पर था। और इसके नतीजे वो सचमुच हैरान करने वाले थे। ये टेबल देखिए। भले ही केरल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थीं, लेकिन साक्षरता, स्वास्थ्य और लोगों की औसत उम्र के मामले में वो देश के बाकी हिस्सों से कहीं आगे निकल गया। इसने ये साबित किया कि विकास को सिर्फ फैक्ट्रियों और सड़कों से नहीं मापा जा सकता। तो ये तो थी शुरुआती दशकों की कहानी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि योजना बनाने का ये सफर आज के दौर तक कैसे पहुंचा है। ये समय रेखा भारत की आर्थिक यात्रा की एक पूरी तस्वीर दिखाती है। देखिए, 1950 में योजना आयोग से शुरुआत हुई, 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर चला। फिर 1991 में आर्थिक सुधारों के साथ एक बहुत बड़ा मोड़ आया और आखिरकार 2015 में योजना आयोग की जगह ले ली नीति आयोग ने। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। ये सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब सरकार एक केंद्रीकृत योजनाकार की भूमिका से हटकर सरकार के लिए एक थिंक टैंक यानी एक सलाहकार की भूमिका में आ गई थी। और देखिए, घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी कि विकास का असली मतलब क्या है। क्या ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या फिर इंसानी विकास? क्या फैसले दिल्ली में बैठकर होने चाहिए या फिर स्थानीय लोगों के राय से? ओडिशा के उस स्टील प्लांट से लेकर आज की बड़ी बड़ी परियोजना तक ये बहस आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी 70 साल पहले थी।